गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक कोशिकी जीव अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है, उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, कहाँ निवास स्थान होता है। तो अब हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह अमीबा जो आपके सामने है, इसका स्ट्रक्चर रखा गया है। यह अमीबा का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, यह कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये जो अमीबा का एक आवरण से घिरा होता है, अमीबा एक आवरण से घिरा होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसकी संरचना में देखते हैं तो इसके अंदर ये गोलाकार संरचना आप लोग देख रहे हैं। ये गोलाकार संरचना, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल खाद्यधानी बोलते हैं। खाद्यधानी, ये खाद्यधानी है। जबकि एक बड़ी संरचना जो स्फेरिकल टाइप की है, गोलाकार संरचना है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको हिंदी में कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। इन सभी का कार्य हम बाद में बताएंगे, पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने के बाद इनका वर्क बताएंगे, कार्य बताएंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें एक मध्य में बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। अर्थात इसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण उपस्थित होता है। तो ये केंद्रक आवरण रहा। केंद्रक आवरण, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये है आपका न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। केंद्रक में इसका जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए होता है। केंद्रिका होती है। आगे केंद्रक के चारों ओर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं माइटोकांड्रिया कहलाती हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया ये माइटोकांड्रिया है केंद्र के चारों। इसके बाद ये सभी पदार्थ जो देख रहे हैं इसके अंतर्गत, ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, अर्थात इसके कोशिका द्रव्य के भी दो भाग होते हैं। सबसे किनारे वाला भाग अर्थात कहा जाए कि कोशिका जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके पास वाला जो पदार्थ होता है यह कहलाता है, कोशिका द्रव्य का यह भाग कहलाता है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म कहलाता है। जबकि अंदर वाला केंद्रक के पास वाला जो मटेरियल्स होता है, केंद्रक के पास इसके जो मटेरियल्स होता है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म अर्थात कहा जाए कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं। एक केंद्र के पास वाला जो केंद्रक अर्थात मध्य में जो पदार्थ होते हैं इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म, वो कोशिका द्रव्य का भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जबकि कोशिका झिल्ली के जो पास की पदार्थ होते हैं इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के भाग हुए। इसके बाद ये जो उभार देख रहे हैं, ये जो कोशिका झिल्ली पर जो उभार देख रहे हैं इसका नाम है, हिंदी में कहते हैं कूटपाद। कूटपाद इंग्लिश में कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया कहते हैं। यह हमेशा चेंजेबल होता है, बदलता रहता है, क्योंकि जल के अंतर्गत अमीबा जैसे ही गमन करता है, कूटपाद के द्वारा गमन करता है और जैसे आगे बढ़ता है वैसे इसकी आकृति बदलती जाती है। इसीलिए इसको कूटपाद कहते हैं, क्योंकि झूठा पाद मतलब झूठा पैर। तो ये झूठा पैर का मतलब ये पैर नहीं है, लेकिन इसी के द्वारा ये चलता है। तो ये अमीबा का कुछ संरचनाएं हैं और इसकी आंतरिक संरचना में आप लोगों ने विभिन्न पार्ट्स को देखा, विभिन्न भागों को देखा, जिसमें ये छोटे छोटे कण देख रहे हैं इसको क्रिस्टल कहते हैं। ये छोटे छोटे जो कण देख रहे हैं ये क्रिस्टल कहलाते हैं। क्रिस्टल, इसमें लिपिड्स के भी कण होते हैं। तो ये अमीबा का एक संरचना रहा। अब इसके कार्य को देख लेते हैं। तो कार्य में देखेंगे आप लोग कि जो पहले इसको कूटपाद से शुरू करते हैं। जो कूटपाद होता है अमीबा को चलने का कार्य करता है, अर्थात कूटपाद के द्वारा अमीबा गति करता है, जल के अंतर्गत गति करता है अर्थात चलता है। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अमीबा का गमन अंग कौन सा है, तो सीडोपोडिया जिसको कूटपाद बोलते हैं। ये अमीबा जो होता है इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये हमेशा जब अमीबा गमन करता है तो सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, अर्थात ये जो भाग होते हैं धस जाएंगे, ये भाग बाहर हो जाएंगे। आगे कूटपाद के बाद देखेंगे खालधानी। खालधानी के बारे में देखते हैं, इसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। फूड वैक्यूल का अमीबा है, जंतु है, जाहिर सी बात है कि ये भोजन करेगा, अर्थात हेटेरोट्रॉप्स है। तो ये भोजन कैसे करता है, तो जल के अंतर्गत जो एल्गी होते हैं, जीवाणु होते हैं और डायटम्स होते हैं, उनके टूटे फूटे जो कण होते हैं अमीबा के संपर्क में जैसे ही आता है, इन धसे हुए भागों में जैसे ही आता है, इन भागों में जैसे ही वो कण आते हैं तो अमीबा इनको क्या कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है। अर्थात कहा जाए कि अमीबा जो भोजन करने का जो इसका दिशा है, तो देख रहे हैं ना, कोशिका जो झिल्ली होती है इसी के द्वारा धसे हुए भाग में कोई भी कण आ जाते हैं, एल्गी के कण,
या बैक्टीरिया के कण या डायटम्स के कण, छोटे कण आ जाते हैं, तो ये कोशिका झिल्ली से इसको अंदर कर लेता है और कोशिका झिल्ली इसको पैक करके कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है, जिसमें इसका पाचन होने लगता है। अर्थात ये भी कोशिका द्रव्य में मूव करते हैं और मूव करते करते ये फूड वैक्यूल का उसी में फूड का पाचन हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है और भोजन का पाचन होकर ये अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका झिल्ली से ही बाहर निकालते रहते हैं। तो आपने देखा फूड वैक्यूल खाद्य धानी का कार्य, कि खाद्य धानी जब अमीबा भोजन करता है तो खाद्य धानी का निर्माण होता है और यह कोशिका द्रव्य में इसका पाचन होता है। तो एक तरह से क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि अंतःकोशिकीय पाचन किन जीवों में होता है? अंतःकोशिकीय पाचन किन जीवों में होता है? तो अमीबा में होता है, क्योंकि कोशिका के अंतर्गत ही कोशिका द्रव्य में इसके फूड मटेरियल का अर्थात भोजन का पाचन खाद्य धानी के अंतर्गत होता है। आगे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका के बारे में, इसको भी जान लेंगे, इसका वर्ग जान लेंगे। ये जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियमन का कार्य करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, परासरण नियमन का कार्य करती है, जिसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। हाँ, परासरण नियमन क्या होता है कि ये जो अमीबा होता है जल के अंतर्गत रहता है और हमेशा जल के अंतर्गत गति करता रहता है। जब जल की मात्रा इसके बॉडी में अर्थात शरीर में अधिक हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है, अर्थात जल की अधिक मात्रा को ये इसकी बॉडी से, शरीर से बाहर कर देता है संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये कोशिका द्रव्य है, इसके अंतर्गत सभी जो पदार्थ होते हैं कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, आपको बताए हैं, फिर से बता देते हैं कि जो कोशिका झिल्ली के जो किनारे किनारे के मटेरियल्स होते हैं कोशिका द्रव्य के भाग होते हैं, उनको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो केंद्रक के पास जो मटेरियल कहा जाए कोशिका द्रव्य के मध्य में जो पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है एंडोप्लाज्म। ये जो माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया देख रहे हैं, माइटोकांड्रिया इसमें श्वसन का कार्य करता है, कहा जाए तो माइटोकांड्रिया इसमें जो होता है ऊर्जा का कार्य करता है। और ये आपका केंद्रक रहा, केंद्रक न्यूक्लियस, एक ही इसमें केंद्रक पाया जाता है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, गुणसूत्री डीएनए अवेलेबल होता है, मौजूद होता है और केंद्रिका भी होती है। तो केंद्रक के बारे में आप लोगों ने देखा कि यहाँ सत्य केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्रक आवरण मौजूद है। तो ये रहा एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में कुछ खास बातें। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि अमीबा की क्लासिफिकेशंस क्या है। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में, किंगडम इसका प्रोटिस्टा है, फाइलम है प्रोटोजोआ, क्लास है सार्कोडीना, ऑर्डर है लोबोसिया, जीनस है अमीबा और स्पेसीज है प्रोटियस। ये अमीबा का क्लासिफिकेशंस है जो याद रखने की चीजें हैं। जबकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने इसकी खोज सन 1755 ईस्वी में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो रसेल वॉन रोसेनहॉफ। अब इसमें देख लेते हैं अमीबा की कुछ और चीजें, जैसे निवास स्थान। तो अमीबा का निवास स्थान क्या होता है तो इसको भी देख लेते हैं। निवास स्थान, हैबिटेट जिसको कहते हैं, इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं।
ये जलीय जीव है, जल में पाया जाता है, जैसे तालाब, नदी, पोखरा, झरना आदि जगहों में ये निवास करते हैं अर्थात पाए जाते हैं और जल के अंतर्गत गति करते रहते हैं। दूसरा इसका कंडीशन देख लेते हैं, इसकी आकृति देख लेते हैं इसका। तो जो इसका आकृति होता है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। इसकी आकृति अनिश्चित होता है, जबकि इसका आकार देख लेते हैं तो 200 से 500 माइक्रोन तक होता है। 200 से 500 माइक्रोन तक इसका आकार होता है। इसके जनन के बारे में देख लेते हैं कि अमीबा जनन कैसे करता है। तो अमीबा में जनन देख लेते हैं। तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जिसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, अर्थात अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक ही जीव है और अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी नई संतान की उत्पत्ति करता है। जनन का मतलब होता है कि यह अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो कैसे करता है? तो अलैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती है, जिसमें अमीबा में द्विविभाजन विधि द्वारा होता है जनन। द्विविभाजन द्वारा अमीबा गति करता है, जनन करता है, जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन द्वारा ये जनन करता है, अर्थात अपनी अगली संतान का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब जनन का समय आता है अमीबा में, तो ये संरचना अपना चेंज कर लेता है, अर्थात राउंड शेप हो जाता है। सपोज दैट ऐसे हो जाता है, राउंड शेप हो जाता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यह डुप्लीकेशन कर लेता है। डुप्लीकेशन मतलब अपने संख्या में बढ़ोतरी कर लेता है, अर्थात इसमें डुप्लीकेशन हो जाता है इसके डीएनए में। उसके बाद इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, ये भी मध्य से सिकुड़ने लगती है, अर्थात ऐसे सिकुड़ने लगती है। ऐसे मध्य से सिकुड़ने लगती है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये भी दो भागों में, जब डुप्लीकेशन हो जाता है उसके बाद दो भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद यह एक जीव से दो जीव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से ये भाग चेंज हो जाएगा, ये भाग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक नया अमीबा का निर्माण कर देगा, इसका एक केंद्रक रहा, और यहाँ पर ये नया अमीबा का। तो ये क्या हो गया? ये इसका जनक हो गया, जनक, और ये हो गया इसकी संतति। तो आप लोगों ने देखा कि एक अमीबा कैसे बाइनरी फिजन के द्वारा अपने नए अमीबा को बनाता है। तो बाइनरी फिजन अर्थात द्विविभाजन का मतलब होता है कोई जीव का शरीर दो भागों में बट जाना। तो दो भागों में कैसे बटा है आप लोगों ने देखा। सबसे पहले इसके डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है, इसके बाद डीएनए दो भागों में बटा है, इसके बाद जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है बीच से स्ट्रेच करके सिकुड़ती है और सिकुड़ कर अंततः दो भागों में बढ़कर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, अर्थात नई संतति को जन्म देती है। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर रहा, ये जनन रहा।
कई बार ये भी पूछा जाता है कि अमीबा में जन्म किस तरह का होता है, तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा होता है, तो द्विविभाजन के द्वारा होता है। तो अमीबा के बारे में कुछ चीजें आपको बताई। यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।